वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक नए टेस्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे एग्रीकल्चर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। याद रखिएगा, आज की क्लास में हम यहाँ पर बिल्कुल टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लास के साथ कवर हो सके। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन पर यहाँ पर एक अच्छा लेवल, अच्छा कंटेंट देखने को मिले और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर बनी रहे। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाना है, अर्थात अच्छा कंटेंट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नई हो और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, मैं हूं दीपक और आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे एग्रीकल्चर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे जेट ICAR PHU, अर्थात अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या फिर अन्य कोई भी कृषि की कंपटीशन एग्ज़ाम की किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जब किसी फसल में उसी फसल के अन्य किस्म का पौधा उगता है तो वह क्या कहलाता है। याद रखिएगा, वीट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। नकलची खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार, रोग्यू, अवांछित खरपतवार या फिर सापेक्ष खरपतवार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब किसी फसल में उसी फसल का अगर अन्य किस्म का पौधा उगता है, विशेष तौर पर याद रखिएगा अगर वेराइटी अलग हो तो उसे कहा जाता है रोग्यू या फिर अवांछित खरपतवार। अर्थात इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक नज़र इनको भी जान लेते हैं, नकलची क्या होता है। तो नकलची में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नकल अर्थात एक दूसरे की हुबहू अगर कोई पौधा दिखाई देता है, एग्जाम्पल के तौर पर सरसों से सत्तानासी, गेहूँ से गेहूँसा। ठीक है, तो इस टाइप के जो दिखते हैं वो नकलची खरपतवार है। आपत्तिजनक अर्थात जैसे कि इसका एग्जाम्पल की डायरेक्ट हम बात करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि गेहूं में हिरणखुरी, ये क्या होते हैं, आपत्तिजनक खरपतवार होते हैं, एक तरीके से जिनको कंट्रोल करना थोड़ा हानिकारक होता है या फिर आप बोल सकते हो हार्ड होता है, तो उसे आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। रोग्यू के बारे में अभी हमने जाना कि एक किस्म का या अर्थात एक ही फसल के अन्य किस्मों का उगना रोग्यू या अवांछित खरपतवार कहलाता है। और सापेक्ष खरपतवार में क्या आता है, आप सभी बताएंगे कि सर ये तो हमें बिल्कुल पता है। तो क्या पता है, तो आप बताओगे कि सर एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगना, जैसे कि गेहूं में सरसों हो गया, गेहूं में चना हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सापेक्ष खरपतवार का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हमने देख लिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस खरपतवार नाशी का प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो विधि साइड होते हैं इनका मुख्य तौर पर एक होते हैं बुआई से पूर्व जिनका प्रयोग किया जाता है, एक अंकुरण से पहले, एक अंकुरण के बाद, अर्थात इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, एट्राजिन, पेंडामेथिलिन, फ्लुक्लोराइन या फिर ग्लाइफोसेट, जिसे हम राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लुक्लोराइन है। ये क्या होता है, जिसका प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे याद रखिएगा। अगर इसका व्यापारिक नाम की अगर बात करेंगे, फ्लुक्लोरिन, जिसे बेसालिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि खरपतवार विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो आप सभी लगभग जानते होंगे, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे कि खरपतवार विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डोनाल्ड, पीटर डिक्रेसेंजी, डोकोचिव या जेथरो टुल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो जेथरो टुल है जिसे टिलीज का फादर भी बोला जाता है और जिसे खरपतवार विज्ञान का फादर भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर खरपतवार विज्ञान के जनक के रूप में जेथरो टुल को जाना जाता है। प्लांट आइडियोटाइप अर्थात आदर्श पादप डोनाल्ड ने दिया था, याद रखिएगा टर्म है यहाँ पर। और एग्रोनॉमी के जनक पीटर डिक्रेसेंजी है, और इसी के साथ हम बात करें मृदा विज्ञान के जनक तो वो डोकोचेव है। याद रहिएगा, चारों का एनालाइज यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। अर्थात खरपतवार विज्ञान के जनक जेथरो टुल है, आदर्श पादप के डोनाल्ड है, एग्रोनॉमी के पीटर डिक्रेसेंजी है और मृदा विज्ञान के वीवी डोकोचेव है। ठीक है, चारों ऑप्शन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को आगे देखते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई की विधि पानी की कमी और नमक प्रभावित मिट्टी के लिए उपयुक्त कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर पानी की कमी है, अर्थात पहले ऑप्शन देखेंगे फंवारा, बॉर्डर, कुंड या फिर बूंद बूंद विधि। तो यहाँ पर याद रखिएगा बूंद बूंद है। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पानी की बचत होती है वो ड्रिप इरिगेशन, जिसे हम ट्रिकल इरिगेशन या फिर टपका विधि के नाम से जानते हैं। तो इसी में लगभग जितना भी परसेंटेज की वाटर की क्या होती है,
सेविंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो ड्रिप या ट्रिकल या जिसे टिपका विधि बोलते हैं इसी में होती है। और बूंद बूंद विधि याद रखिएगा इजराइल से इसे विकसित या फिर इसे भारत लाया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा। और याद रखिएगा ड्रिप इरिगेशन को सिंचा ब्लास्ट के द्वारा दिया गया था, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो स्वीट अर्थात जिसे मीठा मीठा मक्का भी बोलते हैं, और मीठी मक्का मुख्य तौर पर याद रखिए बिहार में ग्रो की जाती है जिसे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सेकेराट होता है। ज़्यादा ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं आगे ऑप्शन की ओर। चलिए एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हो। अर्थात सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेराटा। तो सेकेराटा मतलब मीठी मक्का स्वीट कॉर्न। ठीक है, जियामेज सेकेराटा स्वीट कॉर्न का नाम है। इंडोरेटा याद रखिए फ्लिंट कॉर्न का नाम होता है। जियामेज इंडेंटाटा या फिर इंडेंटेटा, तो याद रखिए ये किसका होता है, डेंट कॉर्न का होता है। इंडेंटेटा ये किसका होता है, डेंट कॉर्न का होता है। नाम से ही आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है इंडेन, डेन से डेंट। ठीक है, तो इस टाइप से याद रख सकते हो। और जियामेज सेरेटिना ये होता है वैक्स कॉर्न का होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है कि तंबाकू में नीचे की परिपक्व पत्तियों को पहले तोड़ना क्या कहलाता है। याद रखिएगा जब भी जैसे कि तंबाकू का पौधा होता है तो इसमें एक प्रक्रिया पाई जाती है कि इनमें क्या होता है, पत्तियाँ एक साथ नहीं पकती है, अर्थात नीचे से क्या होती है, पकती जाती है, मैच्योर होती जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, याद रखिएगा कि जो पहले पत्ती पक गई है उसे हम हटा लेते हैं। तो इस क्रिया को क्या किस नाम से जानते हैं, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, टॉपिंग, क्यूरिंग, प्राइमिंग या फिर डिस्करिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे पत्तियाँ पक रही है उन्हें साथ साथ हम तोड़ते रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक आपको ज़रूर देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से दिवस निष्प्रभावी पादप कौन सा है। अर्थात दिवस निष्प्रभावी जिस पर प्रकाश या लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो। ठीक है, या फिर उसके पुष्पन पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। चलिए ऑप्शन देखेंगे, गेहूं, धान, कुसुम या सूरजमुखी। तो यहाँ पर याद रखिए डे न्यूट्रल प्लांट जिसे हम बोल देते हैं डीएनपी अर्थात डे न्यूट्रल प्लांट, तो जिस पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, सूरजमुखी। क्या होता है, दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है। क्षेत्र क्षमता पर मृदा जल विभव का मान कितना होता है, आप सभी बताएंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा क्षेत्र क्षमता पर अगर हम बात करते हैं मृदा जल विभव, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा -0.33 बार्स। अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है। तो आपको पता है, याद रखिए पोटेशियम अगर उर्वरकों की बात की जाए तो इनका यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें 60% यहाँ पर पोटास पाया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत में पोटाश युक्त उर्वरकों अर्थात म्यूरेट और पोटाश का उत्पादन नहीं होता है, अतः इनका आयात किया जाता है अर्थात इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। भारत में सर्वाधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआर के वर्तमान डीजी कौन है या फिर महानिदेशक कौन है। हिमांशु पाठक, कैलाश चंद्र चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर, त्रिलोचन महापात्रा। तो यहाँ पर याद रखिए हिमांशु पाठक है वो वर्तमान आईसीआर के डीजी है, महानिदेशक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कैल्शियम व बोरोन की कमी पौधे की कौन से भाग पर सबसे पहले दिखाई देती है। तो आप दोनों को पता है, याद रखिए आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी दीपक सर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये तो आपको लगभग पता ही होगा क्योंकि हमने इसको बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चंस को कर रखा है कि कैल्शियम और बोरोन की कमी की अगर बात करेंगे तो इसके याद रखिए सबसे पहले शीर्ष पत्तियों पर इनके प्रभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अगतिशील होते हैं, कैल्शियम और बोरोन। जिसमें से बोरोन याद रखिए नॉन मेटल होता है, अधात्विक तत्व होता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपको पूछा गया था रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी SKNU कोटा में, उसमें ये पूछा गया था। तो बोरान क्या होता है, अधात्विक तत्व होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों ही अगतिशील तत्व होते हैं, इसलिए इनका सबसे पहले जो प्रभाव दिखता है ये शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देता है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। देखते हैं कितने शेयर आते हैं आपके। ठीक है, तो क्लास को शेयर ज़रूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुँच सके। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मोसिन से हुई है जिसका अर्थ सीजन होता है। तो आपको सभी पता है, याद रखिए अरेबिक या फिर
ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हो कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी या फिर अरेबी भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीजन होता है, मौसम शब्द से इनका लिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। चलिए, वैसे याद रखिएगा अरेबिक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद होते हैं, ये सभी भी क्या होते हैं, अरेबिक ही वर्ड होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थात पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरेबिक भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ सीजन होता है। भारतीय कृषि का मानसून का जुआ कहा जाता है। याद रखिए, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। जून से सितंबर तक मानसून का सामान्य समय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की फसल में नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए किस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, याद रखिए, धान की अगर हम बात करेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है कि धान की फसल में नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए हम किस प्रकार के उर्वरकों का यूज़ करते हैं। अमोनिकल अर्थात अमोनिया युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आजकल आपको बार बार पूछा जाता है कि धान में किस प्रकार के अर्थात नाइट्रोजन उर्वरक का यूज़ किया जाता है, नाइट्रेट या अमोनिया। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है धान की फसल के लिए। ठीक है, इसी टाइप में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक पडलिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, पडलिंग की क्रिया जाती है, जिसे आप बोल सकते हैं एक तरीके से गाढ़ा स्थिति बनाई जाती है। तो ये क्यों बनाई जाती है, ताकि याद रखिएगा इनकी जो न्यूट्रिशनल है या फिर फर्टिलाइज़र का लॉस है वो कम से कम यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए धान के जो पौधे होते हैं लगभग वो पानी में रहते हैं। आप ये बोलोगे कि सर ये तो पानी में होते हैं, तो इन्हें ये सांस कैसे लेते हैं। तो याद रखिएगा इनके तना और पत्ती दोनों में क्या होता है, एरेनकाइमा उत्तक होते हैं। धान की फसल में याद रखिए तने व पत्तियों में दोनों में ही एरेनकाइमा उत्तक होते हैं, जो श्वसन का काम करते हैं। इसीलिए याद रखें ये पानी जैसी स्थिति में आसानी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है सभी अमोनिकल उर्वरक मृदा पर अपने अवशिष्ट प्रभाव के रूप में किस प्रकृति के रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा अमोनिकल उर्वरक की अगर बात करेंगे तो ये मृदा पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा ये अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं। मृदा पर लगातार अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये अम्लीय स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सभी अमोनिकल उर्वरक मृदा पर अपने अपशिष्ट प्रभाव के रूप में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करेंगे, जैसे कि अमोनियम सल्फेट होते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम फास्फेट है, एनहाइड्राइज्ड अमोनिया होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद रखिए अमोनिया अर्थात नाइट्रोजन होता है। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनसे आप याद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि याद रखिए ये कौन सा इफेक्ट छोड़ते हैं मृदा पर, ये अम्लीय इफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक होता है। आप सभी को पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लगातार यहाँ पर क्वेश्चन कवर करते हैं कि क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित के संश्लेषण में कौन सा आवश्यक होता है, वो होता है मैग्नीशियम अर्थात Mg। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे होता है। आप बोलोगे एक सर सुनहरा रेशा अर्थात गोल्डन फाइबर का संबंध किससे होता है। झूठ से होता है। कन्फ्यूजन वाली बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सारे यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो साथ साथ आपको कमेंट भी कर देना है। ठीक है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध है वो झूठ से होता है। ठीक है, कार्थेमस टेंटोरियस क्या इसी का नाम है, आप बताएंगे सभी, जल्दी से बताइए। झूठ का बोटनिकल नेम है, ये होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। कपास, सिल्वर फाइबर, लेवेंडर क्रांति बैंगनी अर्थात लेवेंडर मतलब पर्पल क्रांति है वो बैंगनी, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है। हरित क्रांति के बारे में कौन नहीं जानता है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना आप सभी को एक वर्ड और याद रखना है कि हरित क्रांति से आसपास हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम भी चलाया गया था। ठीक है, तो उसका भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पर्यावरण वानिकी व कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जीके के तौर पर, क्योंकि याद रखिएगा हम कृषि से जुड़े हैं, तो कृषि के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे पर्यावरण है, वानिकी है, एग्रीकल्चर उपकरणों के बारे में किस वेद में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो यहाँ पर याद रखिए ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। इसके अलावा
आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन में अगर बात करेंगे तो पर्यावरण वानिकी कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलती है। अथर्ववेद में पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो प्लांट प्रोटेक्शन या फिर पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो और साथ साथ आपको शेयर पर ज़्यादा फोकस करना है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर किया जाता है। तो अनाजों का भंडारण याद रखिएगा, जितनी भी जो सीरियल्स की अगर बात करेंगे तो लगभग 10 से 12% जब इनमें नमी हो जाती है तब इनका क्या होता है, स्टोरेज अर्थात भंडारण का कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा कि अनाजों या फिर सीरियल्स का स्टोरेज है वो 10 से 12% नमी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि कितनी आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है मीडियम जो प्रदीप्तिकालित पौधे होते हैं उनको कितने घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है। 8 से 10, 12 से 14, 8 से कम या फिर 14 घंटे से अधिक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती या फिर इंटरमीडिएट जिसे हम बोल सकते हैं तो 12 से 14 घंटे की आवश्यकता होती है। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी शानदार यहाँ पर ये क्वेश्चन है। गन्ना अर्थात शुगर कैन है वो इंटरमीडिएट में आता है, 12 से 14 घंटे की आवश्यकता जिससे पड़ जाती है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि सर हमें पता है कि 12 से 14 घंटे हैं वो मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधों को आवश्यकता पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया गन्ना है। क्या है, गन्ना है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में 21 से 50 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से बादलों द्वारा सर्वाधिक वर्षा की संभावना होती है या फिर वर्षा वाले बादल किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, अलका मेघ, पुंज मेघ, स्तरी मेघ या फिर जल मेघ। चलिए बताइए कौन से बादल है वो वर्षा लाते हैं, मेघ जो बरसात करते हैं। याद देखिए नाम से ही स्लो रहा है, जल मेघ। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में और जानेंगे यहाँ पर, इसके बाद में हम क्लास को यहाँ पर विराम देंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। जल मेघ जिसे हम याद रखें निम्बोस क्लाउड्स भी बोलते हैं, याद रखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है। ये घने व काले बादल होते हैं, आकाश में दूर दूर तक फैले रहते हैं, धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा व हिमपात की संभावना रहती है। अर्थात कौन से होते हैं, निम्बस जो बादल होते हैं या फिर जिसे हम जल मेघ बोलते हैं, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बरसात है या फिर बारिश है वो की जाती है। ठीक है, आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ आप शेयर भी जरूर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको यहाँ पर नया नया कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है वो डेली यहाँ पर मिलता रहेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बेझिझक आप चैनल पर जुड़े रह सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।